गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 6। इसमें क्या दिया है? अध्याय 6 में जीवन की मौलिक इकाई आपकी कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका दिया है अध्याय 6। इसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इसमें आप लोगों को मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। कोशिका क्या होता है, कोशिका का पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होता है, इस चीज को पढ़ेंगे। देखना, आप लोगों को बताया मैं, कोशिका का जब बताया आप लोगों को कोशिका तो देखना, ये जीव जंतु कोशिका में देखना जो सबसे बाहरी परत है ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है या कोशिका झिल्ली कहलाती है। पादप कोशिका में देखना जो कोशिका भित्ति के अंदर जो एक परत होती है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते होते हैं। और क्या है, कोशिका की बाहरी परत, इस कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और क्या है, कुछ पदार्थों को, इसका गुण पढ़ेंगे आप, किसका, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका। तो यह क्या होती है, यह कोशिका की बाहरी परत होती है, क्लियर है। कुछ और इसका एक और काम क्या है, यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है। जैसे इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह क्या होती है, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसका काम क्या है कि कुछ पदार्थों को, सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर अथवा बाहर, कुछ पदार्थों को अंदर या अंदर से कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों को, जिन पदार्थों को जाने देती है उनसे अन्य पदार्थों की गति में रोक लगा देती है। इसी चीज को बताया है, कंप्लीट है। इसी को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो इसका प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी परत है और यह एक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है जो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति में रोक लगा देती है। कंप्लीट। अब इसमें देखना, यह लचीली होती है तथा लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह लचीली होती है तथा लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कंप्लीट है। यह लचीली होती है तथा लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली। और देखना, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करती है। ये भी प्लाज्मा झिल्ली का ही कारण होता है कि इसमें एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, एक कोशिका है, इसका झिल्ली है ना, ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है। अब देखना, ये अमीबा है, अमीबा का आकार बदलते रहता है, ठीक है। तो ये अमीबा है, अमीबा ये भोजन, ध्यान देना, ये अमीबा है, ये भोजन है उसका। इस पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, ये अमीबा है, ये भोजन है उसका, तो इसको ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, ये भोजन है, क्या करेगा, ये यहां से इस भोजन को कैसे ग्रहण करेगा, यहां से अपने कोशिका को फैलाएगा और इधर से फैलाएगा और दोनों को फिर आगे जाके चिपका देगा, ठीक है। तो ये कोशिका अपने अंदर ले लेगा इसको,
तो इसी को प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखना इसमें आप लोगों को याद रखने वाली बात क्या है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका की बाहरी परत होती है, और ध्यान देना कोशिका झिल्ली होती है कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने देती है, मतलब वर्णात्मक कार्य करने झिल्ली होती है या लचीली होती है तथा लिपिड की बनी होती है, और इसमें एंडोसाइटोसिस द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करती है। अब देखना ये क्लियर हो गया। आप लोगों को कोशिका झिल्ली बता दिए, अब बताते हैं कोशिका भित्ति। तो ध्यान देना कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, केवल पादप में होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में होती है, जंतु में नहीं होती। इसमें देखेंगे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, क्या होती है, तो देखना यह भी जो होती है एक पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, पादप में होती है। पादप कोशिका में होती है। दूसरा क्या देखोगे, इसकी सबसे बाहरी परत होती है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। जैसे कि देखना कोशिका भित्ति क्या होती है, ये पादप कोशिका हो गया, ये पादप कोशिका हो गया, तो ये क्या होगा, इसका कोशिका भित्ति हो गया, और ये कोशिका झिल्ली हो गया। कंप्लीट है, क्लियर। अब देखना ये कोशिका भित्ति जो होती है ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। दूसरा चीज क्लियर हुआ, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है केवल, और कोशिका भित्ति पादप में सेल्यूलोज से बनी होती है, और दूसरे कोशिकाओं में भी होती है, जैसे फंजाइन हो गया, इनमें क्या होती है, फंजाइन से बनी होती है। इस प्रकार देखना सेल्यूलोज से बनी होती है पादप में, और देखना जो सेल्यूलोज से बनी होने के कारण उसमें क्या होती है, संरचनात्मक दृढ़ता पाई जाती है। क्या होती है, सेल्यूलोज के कारण संरचनात्मक दृढ़ता। संरचनात्मक दृढ़ता पाई जाती है, सेल्यूलोज के कारण क्या होती है, संरचनात्मक दृढ़ता पाई जाती है। अब देखना एक आखिरी चीज बता रहा हूं इसमें से, कोशिका भित्ति फिर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा मेन चीज आपको पढ़ने की नहीं है, पुस्तक पढ़ोगे तो यही चीज में मिलेगा आपको। और इसमें पढ़ना आप लोग कोशिका कुंचन, जो कोशिका कुंचन, तो ध्यान देना
जब ये कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, इसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, पता है। अब इसमें देखना, जब परासरण परासरण के द्वारा जल का या कोशिका द्रव का, परासरण के द्वारा जल का या कोशिका द्रव का स्तर कम होना, समझ रहे हो। तो परासरण वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो इसमें से इसके अंदर का जो द्रव है उसको पूरा मतलब यहां से कम होकर ये बाहर आने देता है, बाकी जो पदार्थ है उसको अंदर ही रोके रहता है। तो क्या होती है, उसमें कोशिका जो है सिकुड़न आ जाता है, कोशिका में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, उसी को कुंचन कहते हैं, कोशिका कुंचन। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति में कोशिका कुंचन हो जाता है। कब होता है, परासरण के द्वारा द्रव का स्तर कम होना, उसकी वजह से क्या होता है, कोशिका कुंचन होता है। क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद हम देखने वाले हैं, आप पहले प्लाज्मा झिल्ली पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाद पढ़िए आप उसमें क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखेंगे सेकंड टॉपिक, आप इसमें मुख्य रूप से 3 चीज पढ़ोगे तो पूरा कोशिका आ जाएगा उसमें। तो इसमें देखना, प्लाज्मा झिल्ली हो गया। अब इसके बाद होता है केंद्रक, केंद्रक पढ़ेंगे। अब तो केंद्रक क्या होता है, आप कोशिका देखे हो, कोशिका जब बताए हम, तो कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है जो उसके सेंटर में रहता है या पादप कोशिका में साइड में रहता है। देखना इसमें, तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक में मुख्य रूप से आप 4 चीजें देखेंगे, केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक या केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसका नाम है केंद्रक द्रव्य। ठीक, देखना, तो इसमें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे, केवल 4 चीजें जान लेंगे केंद्रक के बारे में, तो उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। पहला होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, तो देखना आप लोग, जैसे कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका में बाहर कोशिका झिल्ली होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका के बाहर, कोशिका की परत जो होती है, उसी प्रकार केंद्रक की परत जो है केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ये भी क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्लियर है। अब देखना, इसकी दोहरी परत होती है, ठीक है, डबल सतह वाली परत होती है इसकी कंप्लीट। इसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक झिल्ली जो होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, इसकी दोहरी परत होती है। और देखना, इसमें छिद्र होती है, इसमें क्या होती है, छोटे छोटे छिद्र होती है, जिस छिद्र से अगर इस कोशिका के अंदर का कोई द्रव है, द्रव जो है वो अगर केंद्रक के अंदर जाना चाहता है केंद्रक के बाहर से, तो उस छिद्र के माध्यम से जाएगा, और इस केंद्रक के अंदर से कुछ जो भी चीज जाना है, केंद्र जो जाने लायक है या द्रव वगैरह, वो इसी छिद्र के माध्यम से बाहर जाता है। तो इस तरह के, इसके कारण इसमें छिद्र जो होती है, इनकी वजह से यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है, और इनमें जो छिद्र होती है वो उनसे
अंदर का जो केंद्रक के अंदर का जो द्रव या जो भी सामान बाहर जाता है, वहां से बाहर से जो भी चीज वो अंदर ले सकता है। ठीक, अब देखना ये जो धागे नुमा जो संरचना दिख रही है केंद्रक में ही, वो कहलाती है क्रोमेटिन। क्या कहलाती है वो? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहलाती है। तो क्रोमेटिन देखना, ये जो धागे नुमा संरचना है यही आपकी क्रोमेटिन क्रोमेटिन कहलाती है। और ये क्या होता है, जब केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक का जो विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो इसका मुख्य कारण क्रोमेटिन, मतलब इसमें जब विभाजन के समय इसमें प्रमुख योगदान किसका रहता है? क्रोमेटिन का रहता है। कैसे रहता है देख लेते हैं। ये एक धागानुमा आकार का जो है धागानुमा संरचना हुई पाई जाती है केंद्रक के अंदर, उसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखना ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। इसको क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में बदलता कब है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या चीज से बना होता है। तो देखना क्रोमेटिन जो है कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि देखो ये एक कोशिका है, इसका केंद्रक है। अब ये एक कोशिका बढ़कर क्या हो गया? 2 हो गया या 4 हो गया। तो देखना जब ये कोशिका बढ़ गई तो इसमें विभाजन हुआ, तो इसमें जब विभाजन का समय आता है, तो विभाजन का जब समय आता है तो क्रोमेटिन जो है छड़ के आकार का संरचना बनाती है। क्रोमेटिन जो है छड़ के आकार का संरचना बनाती है और ये क्रोमोसोम के रूप में बदल जाती है। यही क्रोमेटिन छड़ के आकार की संरचना बनाकर क्रोमोसोम में बदल जाती है ना। और ये क्रोमोसोम में बदलती है, वही जाकर कोशिका विभाजन बनता है, और वही जाकर कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक बनता है। और केंद्रक का ये बहुत मुख्य पार्ट है, ठीक है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। क्लियर है? अब देखना इसमें जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये क्रोमेटिन जाकर क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, धागेनुमा संरचना इस प्रकार से हो जाती है और यह क्रोमोसोम कहलाती है। और ये जब बनती है तो केंद्रक से अलग होकर विभाजन के बाद वह अलग नया केंद्रक बना लेती है नए कोशिका के साथ। क्लियर है? अब देखना ये जो क्रोमोसोम होती है ये बनी होती है डीएनए और प्रोटीन से। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, इनसे क्या बनती है? क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। ये किससे बनी होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन से बनी होती है। देखना डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये होती है। इसको देखना जब डीएनए और प्रोटीन से बनती है तो देखना यहां पर ये जो डीएनए होती है इसमें इसी की वजह से जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसी की वजह से पहले कोशिका का गुण दूसरे कोशिका में आता है। किससे आता है? डीएनए की वजह से आता है। देखना डीएनए में जीन पाए जाते हैं, इसके आगे में आप डिटेल पढ़ोगे इस सब चीज के बारे में। तो देखना ये जो डीएनए होता है इसमें जीन होते हैं, इसी का जो पार्ट है उसको जीन कहते हैं। डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए के अंदर ही जीन होता है
अब देखना इसी को विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद क्या होता है, जीन की वजह से उसका गुण दिखाई पड़ता है दूसरी पीढ़ी में। और देखना इसी को अनुवांशिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता भी कहते हैं। कंप्लीट है। देखो ये क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है और क्रोमोसोम की वजह से ही, जैसे कि एक देखना एक पीढ़ी, जैसे कि एक मनुष्य है उसका बच्चा जब होगा तो वो मनुष्य ही होगा। क्लियर है? एक बंदर है उसका बच्चा बंदर ही होगा, एक कुत्ता है उसका बच्चा कुत्ता ही होगा। कैसे होगा? डीएनए की वजह से, जीन की वजह से, आनुवंशिकता की वजह से। ठीक है? देखना अब ये जो है ये इसकी प्रजाति को बता रहा है, इसका जेंडर नहीं बता रहा है नर या मादा, ये बता रहा है कि डीएनए की वजह से वह मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, स्त्री या पुरुष होगा ये नहीं बता रहा है। ठीक है? वो बताता अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ क्लियर क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, ये डीएनए की वजह से होता है। ठीक है? क्रोमोसोम, डीएनए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखना यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता, तो उसी की वजह से, जीन की वजह से जो अनुवांशिकता आती है, माँ बाप का अनुवांशिकता बच्चों में आती है ना, बच्चों में जो है गुण पाए जाते हैं माँ बाप के, वो अनुवांशिकता की वजह से पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है केंद्रक द्रव्य। ये जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के जो अंदर द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और देखना जो केंद्रक के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है केंद्रक के अंदर, यह भी जानना जरूरी है, जिसको केंद्रिक कहते हैं। ठीक है? इसको क्या कहेंगे? केंद्रिक कहते हैं। क्लियर है? अब देखना केंद्रक के बारे में डिटेल हो गया। केंद्रक के कार्य देखते हैं, तो कोशिका, पूरा केंद्रक जो है कोशिका में नियंत्रण रखता है। ठीक है? और केंद्रक के वजह से ही कोशिका विभाजन होता है। केंद्रक ही उसमें मुख्य पार्ट रहता है कोशिका विभाजन में। और तीसरा देखना केंद्रक के वजह से ही अनुवांशिकता होती है, जैसे कि माँ बाप का गुण बच्चों में आना केंद्रक की वजह से ही होता है। क्लियर है? अब इसके आगे इसी को पढ़ो कि केंद्रक जो होता है, इसमें मुख्य 4 चीजें जानना जरूरी है, और इसमें क्रोमोसोम के बारे में जानना जरूरी है। क्लियर है? अनुवांशिकता, जीन, ये सब जानना जरूरी है आप लोगों को। ठीक? और ये देखना जब ये धागानुमा संरचना स्फड़ आकार कब लेता है? जब कोशिका विभाजन का समय आता है तब। क्लियर है? और इनके कार्य देखना, पूरे कोशिका में केंद्रक का नियंत्रण, केंद्रक पूरे कोशिका में नियंत्रण रखता है, विभाजन में मुख्य जो है भागीदारी रहता है किसका? केंद्रक का। और अनुवांशिकता का गुण भी केंद्रक की वजह से ही होता है। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो देखना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम से स्पष्ट है कि देखो इसमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं प्राइमरी, जैसे कि देखना प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब इसको न्यूक्लियर से लिया गया है, मतलब केंद्रक से लिया गया है। ठीक है? तो देखना प्रो मतलब प्राइमरीटिव, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राइमरीटिव, कैरियोटिक मतलब जो होता है, इसका मतलब ये है कि इसका केंद्रक जो होता है प्रिमिटिव होता है, मतलब छोटा। क्लियर है?
तो इनमें अंतर देख लेते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो देखना छोटा, इनका जो केंद्रक होता है वो छोटा होता है, इनका केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक बड़े होते हैं। इसमें देखना केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं होते, है ना। इसमें जो है केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं होते, इनमें केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होते हैं। इनमें केंद्रिकाएं और इनके केंद्रक क्लियर नहीं होते, केंद्रक नहीं होते। तो जो केंद्रक जैसा जो क्षेत्र होता है उसको इन लोग केंद्रकाय कहते हैं। केंद्रक जैसा जो क्षेत्र होता है उसको इन लोग, इसमें मतलब प्रोकैरियोटिक में इसमें क्या कहते हैं, उसको केंद्रकाय कहते हैं। परंतु इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होते हैं, केंद्रक क्षेत्र सुस्पष्ट होता है और इसमें अलग से केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। अब देखना इसमें जो केंद्रक होते हैं, इसमें केंद्रक होते ही नहीं, तो केंद्रक झिल्ली कहां से पाई जाएगी, लेकिन इसमें केंद्रक होता है इसलिए इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर है। अब देखना है इसके आगे झिल्ली युक्त अंगक, कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राजिकाएं, अंतःपरदवी जालिका, ये सब क्या है, इसमें नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में सब चीज पाया जाता है, जैसे कि अंतःपरदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राजिका है, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। राइबोसोम खैर इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो है विकसित रहता है, बड़ा रहता है, विकसित रहता है, पूरा कोशिका इसका विकसित रहता है। और ये क्या रहता है, इनमें एक सब चीज की कमी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राजिका, ये सब चीज नहीं पाया जाता। अब इनके उदाहरण में बैक्टीरिया ले लीजिए, साइनोबैक्टीरिया ले लीजिए। ठीक है। और इनके उदाहरण में इनके छोड़कर बाकी सब कोशिकाएं यूकैरियोटिक में आती हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती कैसी है, क्या होती है, इनमें देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये इस प्रकार लगभग ऐसे रहते हैं। इसमें देखना अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं ये वृत्ताकार वलय होते हैं। वृत्ताकार वलय जो है अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। ये राइबोसोम होते हैं। अब देखना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राजिका, ये सब चीजों की कमी होती है। ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की कोशिका इस प्रकार दिखती है, इसी चीज को बताया गया है। और ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। क्लियर है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव और कोशिका द्रव के अंदर पढ़ेंगे कोशिका का पूरा अंग, कोशिकांग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।